सो इवन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड 2016 से 18 के बीच 804 ऐसी कंपनियों को रिपोर्ट किया गया है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे ये कंपनियां इसमें एलोपैथी मिक्स करके बेच रही थी। लेकिन ये जो छोटे ब्रांड हैं, ख़ास तौर से जिनको लोग जानते नहीं हैं, ये जो गली मोहल्ले से निकल के एकदम कुछ यूट्यूबर उनको रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि मान लो कि एक ब्यूटी क्रीम है, आयुर्वेदिक के नाम पे वो बेची जा रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को पता है कि जो मर्क्यूरी है उससे स्किन लाइटनिंग होती है, दैट वर्क्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट, और ये बहुत सस्ता भी है और इसको डालना बहुत आसान भी है। तो अपने प्रोडक्ट में वो मर्क्यूरी डाल के उसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरह मार्केट कर देता है। और देखो कमाल की बात ये है कि जो मर्क्यूरी है ना, वो पूरी तरह ऑर्गेनिकली प्रकृति के अंदर मौजूद है, पूरी तरह नेचुरली वो प्रकृति के अंदर नेचुरल है, तो ये इंग्रेडिएंट भी नेचुरल और ऑर्गेनिक हो गया। तो इस हिसाब से तो सेलर के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी नहीं बनती, वो तो बोल देगा कि हाँ बेशक मर्क्यूरी है लेकिन ये तो नेचुरल और हर्बल है, मार्केट ये कोई सिंथेटिकली थोड़ा ना बनाई है, ये तो प्रकृति में मौजूद थी, हमने प्रोडक्ट के अंदर डाल दी। लेकिन जो टॉक्सिसिटी है उस मर्क्यूरी की, उसकी कीमत तो कस्टमर चुकाएगा ना भाई साहब। आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो कवर की थी अबाउट कामधेनु कुमकुमादि तैलम, और उस प्रोडक्ट ने ना सिर्फ मेरा बल्कि और भी ना जाने कितने ऐसे हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स का चेहरा खराब किया है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे पे खरीदा था। इवन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जितनी भी सेल इस प्रोडक्ट की हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उसको रिकमेंड और प्रमोट किया था हमारे प्रिय फिट्यूबर ने। और साथ ही मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं आयुर्वेदा के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ उन कंपनीज के, उन प्रोडक्ट्स के जो आयुर्वेदा के नाम पे, हर्बल और ऑर्गेनिक के नाम पे मार्केट किए जाते हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट हर्बल, नेचुरल, आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक होते हैं? सबसे पहले हम इसी बबल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेचुरल को लेके हम सबके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा भ्रम हमारे दिमाग की गहराइयों तक बैठा दिया गया है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन सच्चाई ये है कि जो नेचुरल शब्द है वो किसी भी प्रोडक्ट के संदर्भ में ऑलरेडी एक स्कैम है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि इंडिया के अंदर ना तो कोई ऐसी बॉडी है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करे या फिर इनको वेरीफाई करे कि ये प्रोडक्ट सच में नेचुरल हैं। अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट बना रही है तो इस चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी बॉडी या अथॉरिटी इंडिया के अंदर नहीं है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर नेचुरल लिख सकती है, आयुर्वेदिक लिख सकती है, हर्बल लिख सकती है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला। इवन इन यूएसए द टर्म नेचुरल इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय एफडीए। तो हकीकत यह है कि जो नेचुरल शब्द को डिफाइन करना ही एक बहुत बड़ी बसूड़ी है। मान लो कि कोई व्यक्ति अपने खेत में एप्पल्स की खेती कर रहा है, ठीक है, और वो अपने खेत में यूरिया, जिंक, पोटासियम, सल्फर वगैरह अपने खेत में डालता है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो फाइनल जो सेब की जो फसल वो निकल के आएगी, क्या आप उसको अननेचुरल कहोगे? अगर आप अननेचुरल कहोगे भी तो इसको प्रूव कैसे करोगे? जो सेब की फसल निकल के आई है, आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये वाला सेब एडिशनल खाद डालने से, एडिशनल यूरिया डालने से हुआ या फिर ये वाला सेब बिल्कुल नेचुरल मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनसे पैदा हुआ है? तो इस चीज़ को डिफाइन करना पहली बात तो ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि जो एलोपैथी है उसके अंदर आज भी सैकड़ों हजारों ऐसी दवाइयाँ हैं जो पूर्णतः पेड़ों से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, मिनरल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जो पूर्णतः नेचुरल होते हैं, पूर्णतः ऑर्गेनिक होते हैं। तो क्या आप ऐसी दवाइयों को आयुर्वेदिक कहोगे, नेचुरल कहोगे या ऑर्गेनिक कहोगे? अगर हम इससे आगे बढ़ के भी देखें तो जंगल में आप जाओ, वहाँ पर हजारों सैकड़ों ऐसे पौधे आज भी हैं जो कि जंगल में अपने आप होते हैं, उन्हें बोने की ज़रूरत नहीं होती, पूर्णतः ऑर्गेनिक होते हैं, कोई खाद उनमें नहीं डाला जाता, लेकिन साथ ही साथ वो टॉक्सिक भी होते हैं। तो क्या ऐसे जो पौधे हैं ये सेफ हैं? इवन आप एक सांप के जहर का एग्जांपल ले लो, कोबरा का जो जहर है उसका एग्जांपल ले लो, पूर्णतः ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, लेकिन क्या ये सेफ है? तो ये जो धारणा बनी हुई है कि नेचुरल इज सेफ, दैट इज टोटली एब्सर्ड। इसका कोई मतलब नहीं बनता और इसीलिए इसको रेगुलेट करना भी बड़ा मुश्किल है। सेक्स बूस्टर हों, एनर्जी बूस्टर हों या फिर जितने भी हर्बल, आयुर्वेदिक के नाम पर जितने भी टॉनिक्स बेचे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये लोग उसमें स्टेरॉइड भी डालते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ भी डालते हैं उन्हें इफेक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि अगर वो इफेक्टिव नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो आयुर्वेद का क्लियर है, आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही स्लो काम करता है, एकदम इंस्टेंटली काम नहीं करता आयुर्वेदा। बस कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें, कहीं कहीं इंस्टेंटली भी काम कर सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं उस चीज़ के। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखूं अभी तो। सो इवन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड 2016 से 18 के बीच 804 ऐसी कंपनियों को रिपोर्ट किया गया है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग
एंड हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे ये कंपनियां इसमें एलोपैथी मिक्स करके बेच रही थी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है द हिंदू बिजनेस लाइन की, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2018 जनवरी के अंदर केरला में ऐसे कंपनियों के खिलाफ 25 केस फाइल हुए। इसके अलावा गुजरात में ऐसी 117 कंपनियों को नोटिस दिया गया जो इसी तरह के कथित आयुर्वेदिक और हर्बल तेल, एनर्जी बूस्टर और अन्य दवाएं बेच रहे थे, जैसे कि हिंदुस्तान हर्बल, तारोस फार्मा, बालाजी आयुर्वेदा, बैक्सन ड्रग्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 13 ऐसी कंपनियों को एक वार्निंग लेटर भेजा था। और इवन यूएस और कनाडा में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बैन हुए हैं वो भी इन्हीं कंपनियों की देन है, क्योंकि 2008 में एक वहाँ पे स्टडी की गई इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उस स्टडी में कम से कम 21% ऐसे इंडियन ब्रांड और यूएस के ब्रांड थे जो फेल हो गए। उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में हैवी मेटल्स थे, खासतौर से लेड, मर्करी और आर्सेनिक। उसके बाद इनको रेगुलेट करना वहाँ भी पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने इनको वहाँ पे बैन कर दिया। इवन अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जो ये रिव्यू देखते हो ये भी कोई खास ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कामधेनु कुमकुम आदि तेलम का ऑर्डर किया था तो उसके अंदर एक वाउचर निकला था। उस वाउचर पे लिख रखा था कि आप इस वाउचर को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो तो हम आपको 50 रुपये दे देंगे। मैंने उस वाउचर को उस पर व्हाट्सअप कर दिया तो वहाँ से रिप्लाई आया कि एक पॉजिटिव रिव्यू आप लिख दो और उसका स्क्रीनशॉट हमें दे दो तो 50 रुपये आपको हम UPI कर देंगे। फिर ट्यूबर का इतना बड़ा भरोसा था, मुझे पता था कि प्रोडक्ट तो ठीक निकलना ही है, 250-300 रुपये में से 50 रुपये वापस आ रहे हैं, तो इट्स ए गुड डील। मैंने पॉजिटिव रिव्यू करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, 50 रुपये उन्होंने मुझे भेज दिए। तो एक तो ये तरीका है पॉजिटिव रिव्यू करवाने का। दूसरा ये कि ऐसी बहुत सारी टीम बैठी हुई हैं, कंपनीज बैठी हुई हैं जो रिव्यू करती हैं फेक तरीके से। सो मेरा मकसद यहाँ पर ना तो फिट्यूबर को डिफेम करने का, ना ही आयुर्वेदा को, और ना ही कि ये कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं कहूँ कि फिट्यूबर एक्सपोज और उसमें मैं लैब रिपोर्ट दिखा दूँ उसके द्वारा रिकमेंड किए गए प्रोडक्ट्स की और ये लो भैया ये तो फ्रॉड कर रहा है। देखो फिट्यूबर ने काफ़ी चेंजेस किए हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में, मैं भी उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ अभी भी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स का खेल है ना उससे आप थोड़ा बच के रहो बस। आने वाली वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, ये समझाना पहले ज़रूरी था। सीधा उन रिपोर्ट्स को सामने रखने से आई डोंट थिंक कि कोई पर्पज़ पूरा होता। सो बने रहिए इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं आपको उनके द्वारा रिकमेंड किए गए कुछ लैब रिपोर्ट्स को आपको दिखाऊंगा जो वास्तव में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल।